नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड। मैं हूं भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में धनगर महासम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी ने की शिरकत। मंगलौर में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की धन्यवाद रैली में भी रहे मौजूद। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों ने सरकार सख्त। सीएम धामी ने कहा, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। श्रद्धालुओं का 23 लाख का आंकड़ा हो चुका पार। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होंगे कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, कई उपलब्धियों की हासिल। ऑपरेशन सिंदूर, धारा 370 और 3 तलाक खत्म करना इनमें से एक। प्रदेश में जल्द 12 जनपदों में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में उप समिति का गठन। जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू नहीं होने का विरोध। लोहाघाट में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। समस्या के समाधान की मांग। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जिम्मेदार निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टेक बैक साइट्स बनाई जाएंगी, जहां आम लोग घरों में पड़ी बेकार दवाएं जमा कर सकेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अब जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए एक सुनियोजित प्रणाली लागू करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग्स कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइंस को मिलाकर एक ग्रीन हेल्थ सिस्टम मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत एक्सपायर्ड, अप्रयुक्त या ऐसे ही घर में बेकार पड़ी दवाओं को कहीं भी फेंकने के बजाय सरकार की ओर से निर्धारित दवा केंद्रों पर जमा किया जाएगा। जितने भी एक्सपायरी दवाएं हैं, जैसे आप देखेंगे कि आम कहीं भी डाल दे रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, जानवर, इन सबको कहा गया है कि हम इस तरह की कमेटी बना रहे हैं कि जो ये इस तरह की दवाएं जो एक्सपायरी हैं या जो दवाएं आपके घरों में बच जाती हैं, आप उनको हम एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट बनाएंगे जहाँ ये दवाएं आप देंगे और इनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने कहा कि अब तक राज्य में दवाओं के निस्तारण की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। इसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और जिला टास्क फोर्स के जरिए नियंत्रित करेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक दवाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर निस्तारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। कलर कोडेड बैग्स, लॉग बुक सिस्टम और ई ड्रग लॉग से हर दवा का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभी तक कचरे में फेंक दी जाती थीं। नदियों में भी दवाओं को फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को खतरा है। आप देख रहे हैं कि इन दवाओं को ऐसे फेंका जा रहा है, उसके प्लास्टिक के रैपर जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं, पानी में कंटामिनेशन हो रहा है, एयर बोर्न डिजीज हो जा रही है। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त और ड्रग कंट्रोलर ताजवर जग्गी ने बताया कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पारिस्थितिकी वाले राज्य में इस नई नीति से पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ लोगों की सेहत भी सुरक्षित रहेगी। ड्रग कंट्रोल विभाग को मॉनिटरिंग एजेंसी बनाया गया है और राज्य भर में जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। जनता, मेडिकल स्टोर और अस्पताल सभी को इस व्यवस्था में भागीदार बनना होगा, तभी हम दवाओं के दुष्प्रभाव को रोक पाएंगे।
तो इसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पे कि हर स्टेट में इस तरह को लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयाँ हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए और वहाँ पर वो दवाइयाँ अपनी इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाइयाँ बच जाती हैं तो भी वहाँ पर करें। तो उसके लिए हम एक कमेटी हमने बना दी है। उसके तहत फिर देखते हैं कहाँ किस किस को हमने इनको भी जोड़ा है, अपने मैन्युफैक्चरर को या सेल्स जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको, कि वो जब भी दवाएँ कोई इस तरह से हो तो वो उसको कलेक्ट करें और डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस करें। या खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की इस पहल से न सिर्फ स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड का मिशन पूरा होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक नई क्रांति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित शोभना गार्डन में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय धनगर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर संबोधित किया। मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य को भी सशक्त और समृद्ध बनाने में पाल धनगर समाज द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए आप सभी का, पूरे समाज के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी भारतीय इतिहास की एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिन्होंने नारी शक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि कठिनाइयां, जीवन में चुनौतियां और संसाधनों का अभाव ये किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, समाज को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकता है, समाज में योगदान करने से नहीं रोक सकता है। अगर ये किसी को प्रेरणा मानकर हम अपने जीवन में काम करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। वो अत्यंत कुशल शासिका थी, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा, न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलोर के लिब्बर हेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना द्वारा आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नारसन के राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में उतरा, जिसके बाद वो कार से लिब्बर हेड़ी पहुंचे और वहां से ट्रैक्टर चलाकर स्वीटी फार्म हाउस तक पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर रुड़की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह, रुड़की विधायक प्रदीप सिंह बत्रा सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करतार सिंह भड़ाना मंगलौर के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने उपचुनाव के दौरान भारी मत दिए, पर कुछ ही मतों से वे जीतते रह गए। फिर भी वे मंगलौर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में हिंद दी चादर नाटक का मंचन कार्यक्रम आयोजन किया गया। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल, अति विशिष्ट अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने हिंद दी चादर नाटक को देखा। इस नाटक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के शहादत को दिखाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और राष्ट्र रक्षा की हमें प्रेरणा देता है। तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी।
मंगलौर के लिब्बर हेड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा के बाद मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री मंगलौर में आकर हर जनसभा में काजी और हाजी का बखान करते हैं। ये सरासर गलत है, जबकि हाजी इस दुनिया में नहीं रहे, बावजूद उसके वो उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस गाँव में मुख्यमंत्री ने जनसभा की है उसी गाँव की नहर का पुल सालों से टूटा हुआ है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और रोजगार की बात जनता सुनना चाहती है। का टेंडर भी हो चुका है। लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है और काफ़ी दिनों से मंगलौर बाईपास पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप जाकर देख सकते हैं। तो घोषणा तो ये काफ़ी पहले विधायक जी ने मंजूर करा दिया था काम, और काम कार्य भी चल रहा है। और आज मांग हुई, तो गलत हुई। कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लिबर्टी का पुल बना रहे थे और 2024 के उपचुनाव में बना रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बना रहे थे। और विधायक जी की जहाँ तक बात है, इन्होंने तो बाईपास बना दिया। वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे बढ़ाना जी, उन्हें पता ही नहीं कि वहाँ टेंडर भी हो गया और काम भी शुरू हो गया। वो आज मांग कर रहे हैं। उनसे को मांग करें जो बिजली की कमी है उसमें, उनसे मांग करो कि जो आज जो है मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान नारसन से लेकर रुड़की तक जो ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था रही, उसके लिए ट्रैफिक विभाग को कहें कि वो अपनी कमर कसे। विकास करा रहे, रोज कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम रहे। 3 साल से पूरे प्रदेश में राशन कार्ड की साइट बंद है, और पैसे दिया हो तो वो चढ़ा दें उसमें 2 यूनिट, और नहीं तो कोई 3 साल से 1 यूनिट चढ़ने को तैयार नहीं है। गरीब लोग परेशान हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से कमा कि कम से कम आप देहरादून में बैठे, साइड तो देहरादून से ही भले है, तो कम से कम इसे खुलवाने का भाई लोगों का, गरीब आदमियों का इससे भला हो जाएगा। दो वक्त का राशन उसे मिल जाता, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। तो डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम राशन कार्ड को भी देख लें गरीब लोग। उत्तराखंड में यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इतना ही नहीं, 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 7 जून को 75,104 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। धाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रही हेलीकॉप्टर हादसों ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अपने सचिव को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए और कहा कि अब चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइन बनेगी। धामी ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड आने वाला हर श्रद्धालु पूरी तरह सुरक्षित है। उसके लिए हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और
तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जहां बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 11 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम देश में हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना ने अंजाम दिया और आज भारत रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशी उपकरणों को बनाने में सफल रहा, वो भी 11 सालों की उपलब्धियों में एक है। धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक को खत्म करना जैसी अनगिनत उपलब्धियां 11 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में हासिल हुई। तो 11 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किए हैं। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी आपने देखा होगा सैन्य शक्ति में अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, चाइना द्वारा दिए गए जितने इक्विपमेंट्स थे पाकिस्तान को सारे फेल हो गए। हमारी S-400 ने उनके सारे ड्रोनों को मार गिराया और मात्र 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने में ला दिया। प्रदेश कांग्रेस सचिव गोपाल सिंह मेहरा ने प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल विफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में पंचायती चुनाव में विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया। बीते 28 मई में अब तक हर गाँव की पंचायत लावारिस है, न तो उसमें कोई प्रशासन न कोई शासन बैठ रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने में पहली बार ग्राम पंचायत लावारिस छोड़ी गई है। सरकार की लगातार विफलता को देखते हुए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज को देखते हुए पंचायती चुनाव नहीं करा पा रही है। जो सरकार 6 महीने का कार्यकाल इन्होंने पहले बढ़ाया था, प्रशासक बढ़ाया था, 28 तारीख से अभी तक आज तक हर ग्राम पंचायत लावारिस है। ये हमारे प्रदेश की उत्तराखंड में पहली बार हुआ है और ये पुष्करगामी सरकार की नाकामियां हैं। प्रदेश में जल्द ही 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हो सकता है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया। ये उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जनता पार्टी और हमारी जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक कल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्री परिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही ये कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।